बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 76 मुलाहिदा फरमाएं। मुझे अंदाजा हो चुका है कि मैंने अब्दुल के उस बयान का हवाला दिया जो उसने अपने खास से लिखा था, तो वो कहेगा कि शेख साहब ने सर पर खड़े होकर मुझसे ये तहरीर लिखवाई थी। वो ऑफिसर हैं और मैं इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए वो जो कुछ कहते गए मैं लिखता गया। कमरे में मौजूद हर शख्स खामोश था। राबिया सर झुकाए अपने दुपट्टे को उंगली पर लपेट रही थी और खोल रही थी। ये ज़रारी हरकत उसके जज्बाती खलफशार की आईनादार थी। मोहसिन मेरी बजाय राबिया को ज्यादा गौर से देख रहा था और रिजवी साहब ने फिर टहलना शुरू कर दिया। क्या तुम्हारी अपनी गवाही बिल्कुल मोतबर नहीं समझी जाएगी? मैंने खोखली आवाज में कहा। इस आवाज में वीरानी की आसेब ज़दा बाज़गश थी। चुनांचे मुझे खुद भी अपनी आवाज से खौफ आया। सिकंदर, इस वक्त मैं पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ। शेख ने मेरा हाथ थाम के कहा, मुझे तुमसे और तुम्हारे हालात से पूरी हमदर्दी है, लेकिन कानून के तकाजे नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। बेशक मैं तफ्तीश के लिए एसपी साहब के घर गया था, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि तुम बीमार हो, तो मैं बयान लेने के लिए यहाँ आ गया और मैंने तुमको वो सारी बातें तफसील से बता दी जो अभी तक मेरे सिवा कोई नहीं जानता। और उसकी एक वजह है, मैं एसएसपी साहब के ओहदे से मरूब नहीं बल्कि उनके किरदार से मुतासर हूँ और यही बात मेरे लिए काबिल इज्जत है। यहाँ आने के बाद भी राबिया कारी ने भी मुझ पर वाजे कर दिया था कि वो तुम्हारी वकालत कर रही हैं और कमरे में मौजूद रहेंगी। कोई और वकील होता तो शायद मैं ये दरख्वास्त मुस्तरद कर देता। मैंने तो मोहसिन को भी कमरे से नहीं निकाला। बहुत सी बातें मैंने मालूम कर ली थी, मगर जो कुछ मैंने देखा वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। मैंने महसूस किया कि आप सब लोग खून का रिश्ता न होने के बावजूद एक खानदान की तरह हैं, जिसकी बुनियाद अपनायत के एहसास, खुलूस और एतमाद पर है। मसलन वो लड़की जो अभी चाय लेकर आई थी, उसे तुम बहन कहते हो और समझते हो। मैं जब काम से कहीं जाता हूँ तो चाय का एक कप भी नहीं पीता, लेकिन यहाँ मैंने इनकार नहीं किया। दरअसल इस घर की फजा में मुझे एतमाद नजर आता है। एतमाद ना होता तो एसपी साहब मुझे यहाँ लेकर ही ना आते। मेरी अपनी जिंदगी के तजुर्बात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और खासे नाखुशगवार हैं। यही वजह है कि इस वक्त मैं तुमसे दोस्त बन के बात कर रहा हूँ। बेशक मेरी गवाही तुम्हारे हक में होगी और सच बात कहने से मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। यह अलग बात है कि तुम्हें इससे कोई फायदा होने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जिस थाने से मुझे ट्रांसफर किया गया है, वहां भी तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम लिया गया था और ये कहा गया था कि मैंने अपने इख्तियारात से तजावुज करके तुम्हें मुल्जिम चिराग दीन से लाकअप में मुलाकात की इजाजत दी थी। मेरे कारनामे को तुम्हारी मुखबरी से मंसूब किया गया था। अब मैं अदालत के कटहरे में खड़ा होकर कहूंगा कि अब्दुल और शीदे को सिकंदर बख्श ने कत्ल नहीं किया था। अब्दुल ने शीदे को इसलिए मार दिया था कि उसने सर्वेंट क्वार्टर में एक बूढ़ी औरत को अकेला पाके डाका डालने की कोशिश की और उसका जेवर वगैरह उतारने के लिए जबरदस्ती कर रहा था कि अब्दुल आ गया। उसने मुश्तइल होकर शीदे पर गोली चला दी और शीदे ने मरते मरते अब्दुल को गोली मार दी। ये सब एक तहरीरी बयान की सूरत में पहले से मौजूद है, लेकिन ये साबित कैसे होगा कि यही वो बयान है जो अब्दुल ने टेलीफोन पर दिया था और मैंने टेप किया था? उस टेप का तो वजूद ही साबित नहीं होता। अगर अब्दुल ने किसी दूसरे घर से फोन किया होता तो मुमकिन है कोई गवाह मिल जाता जो इस बयान की तायद करता। अब तो ये फर्ज कर लिया जाएगा और कहा भी जाएगा कि मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुका रहा हूँ। तुम्हारी मुखबरी से मैंने मुनशियात के स्मगलरों के एक गिरोह की बेखूनी की थी और अब तुम्हारे लिए सफाई का गवाह बन गया हूँ। फिर मेरी पोजीशन पर गौर करो कि मैं ड्यूटी पर था। मैंने जाए वारदात पर पहुंचकर इब्तदाई तफ्तीश की, सबूत, शहादत, गवाहों के बयानात वगैरह हासिल किए। ये केस पहले से मेरे पास था। अब मैं इस सफाई का गवाह बन के पेश हुआ तो इसके दो नतीजे निकाले जाएंगे। एक ये कि मुझे बहुत भारी रिश्वत दी गई है, दूसरा ये कि मुझ पर रिजवी साहब का दबाव है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मैं सच नहीं बोलूंगा। सबूत के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी की जबान से या नौकरी के ख्याल से नहीं डरता, क्योंकि मेरा अपना जमीर बिल्कुल मुतमईन है। कल वकील सरकार की तरफ से दरख्वास्त लगाई जाएगी कि तुम्हारी जमानत मंसूख कर दी जाए, जो मंजूर हो जाएगी, और कल ही तुम्हारे वारंट जारी हो जाएंगे। मीर मोहम्मद कहता है कि इस मर्तबा तुम्हें जुडिशनल रिमांड पर जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि पुलिस तुम्हारा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लेगी। तुम्हारे दोनों वकील बहुत बड़े वकील हैं और तुम्हारे साथ बहुत मुखलिस हैं, लेकिन मुझे डर है कि उनकी काबिलियत और उनका खुलूस तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा। हो सकता है कल मुझे ही तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डालनी पड़े और अपने साथ ले जाना पड़े। इससे दिल शिकस्त मत होना। अब इन सब लोगों की तरह मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी बेगुनाही का पूरा यकीन है। थैंक यू वेरी मच शेख, मैंने फरते जज्बात से गुलूगेर आवाज में कहा। वो शख्स खुद को अकेला और बेसहारा कैसे समझ सकता है, जिसके साथ खुदा के अलावा इतने नेक दिल और मुखलस दोस्त भी हों। कानूनी कार्रवाई पूरी करने के लिए इंस्पेक्टर शेख ने मेरा बयान लिखा। मैंने अपने बयान में वही कहा जो मुझे कहना चाहिए था, यानी ये कि जिस रात शीदे और अब्दुल का कत्ल हुआ, मैं अब्दुल के कहने पर उसके साथ जरूर गया था। वो खुद मुझे बुलाने के लिए रिजवी साहब के घर आया था और ये कहा था कि उसकी बूढ़ी और बीमार माँ मुझसे मिलना चाहती है, और जाते वक्त ये बात मैंने रिजवी साहब को भी बता दी थी। मिस्टर सिकंदर, अपने बयान को आप इन वाकयात तक महदूद रखें जो मीर शराफत अली की कोठी में पेश आए। इंस्पेक्टर शेख ने मुदाखलत की। दरअसल ये सब बातें तो मैं अपने बयान में भी बता चुका हूँ, रिजवी साहब ने कहा।
सबसे पहले ये बताइए कि अब्दुल ने आपसे झूठ बोला था तो आपने उस पर यकीन कैसे कर लिया? शेख ने कहा कि आपको मालूम नहीं था कि वो आपका दोस्त या हमदर्द नहीं है, दुश्मन है? उसने मुझसे झूठ नहीं बोला था। मैंने कहा अब्दुल की माँ ने मुझे वाकई बुलाया था। क्या इसे यह नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि अब्दुल की माँ तमाम हालात से बेखबर थी? शेख बोला यानी उसे मालूम नहीं था कि उसका बेटा तुम्हारे खिलाफ कत्ल के केस में एक चश्मदीद गवाह है? एक ऐसी औरत को दुनिया में पेश आने वाले वाकयात की खबर कैसी हो सकती है? इंस्पेक्टर, जिसको उम्र ने और बीमारी ने बिस्तर से उठने के काबिल भी ना छोड़ा और जो कुछ भी ना देख सकती हो। मैंने कहा वो अपनी तारीख दुनिया में इतनी अकेली रहती थी जितनी अब कब्र के अंधेरे में होगी। उसकी इरादों के रिश्ते माजी से मिलते थे और सिर्फ उसके तसव्वुर में इस्तवार थे। शायद उसे इतना ही मालूम था कि पहले वो हिंदुस्तान में थी और अब पाकिस्तान में है, लेकिन ये उसे कौन बताता कि जमीन के साथ ही इंसान बदल गए हैं। इंसानों के चेहरे ही नहीं, उनके दिल बदल दिए गए हैं और मोहब्बतों के रिश्ते अदावतों में तब्दील हो गए हैं। उसे तो यह भी मालूम नहीं था कि मेरे वालिद वजीर खान का इंतकाल हो चुका है और वह यही समझती थी कि मीर शराफत अली और वजीर खान की दोस्ती आज भी कायम है। फिर ऐसी क्या बात थी कि उसने अचानक तुम्हें तलब कर लिया और तुम सोचे समझे बगैर चले गए? ये गलत है कि मैं सोचे समझे बगैर चला गया था। मैंने कहा मैंने मोहसिन को भी अपने साथ रखा था और हम दोनों ने साजिश के इम्कानात को नजरअंदाज नहीं किया था। मोहसिन का बाहर रुक कर हालात पर नजर रखना और मेरी वापसी तक इंतजार करना भी ये जाहिर करता है कि हम अपनी हिफाजत के ख्याल से गाफिल नहीं थे। इसके अलावा रिजवी साहब ने हमें यकीन दिलाया था कि वो हमारे लिए मुनासिब हिफाजती इंतजाम कर देंगे। यह दलील बिल्कुल बेवतन है, शेख ने कहा, और अगर आप बुरा ना माने तो मैं अर्ज करूं कि आप में से किसी ने भी अक्लमंदी का सबूत नहीं दिया। मैं तमाम वाकयात को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन अब तक जो कुछ हो चुका है उसके बाद आपको समझ लेना चाहिए कि अपने मामलात से खुद निमटने में खतरा ही खतरा है। अगर वहां 4 आदमी पहले से मौजूद होते और वो आपके टुकड़े कर देते तो बाहर इंतजार करने वाला मोहसिन उनका क्या बिगाड़ लेता, और एसपी साहब ने कोठी के बाहर टैंक भी खड़े कर दिए होते तो क्या तुम्हारी जान बच जाती? हिफाजती इंतजामात और अपनी एहतियात पसंदी की बात मत करो, बस ये कहो कि जिंदगी बाकी थी और खुदा ने तुम्हें महफूज रखा। तुम्हारी जगह वो दोनों मारे गए जो तुम्हारी जान के दुश्मन थे और तुम सलामती के साथ लौट आए। फर्ज करो तुम जाने से पहले पुलिस को इतला कर देते और मुसल्ला पुलिस के साथ जाते, जाहिर है उसके बाद वो सब कुछ ना होता जो हुआ। पुलिस की मौजूदगी में अब्दुल और शीदा एक दूसरे को कत्ल ना करते, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये होता कि खुद पुलिस तुम्हारी बेगुनाही की गवाह हो जाती। अब में से कोई भी शेख की दलील को मुस्तरद नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि खुद रिजवी साहब भी खामोश थे। मैं तुम्हारी बात से इत्तफाक करता हूँ, मैंने कहा, लेकिन इस वक्त मुझे अब्दुल की बात और उसके लहजे ने कायल कर लिया था कि मजबूर वो खुद है, और अगर उसकी माँ बजीद ना होती तो वो खुद भी मेरे सामने आने की हिम्मत ना करता। ये भी तो हो सकता था कि उसे देखते ही मैं मुश्तइल हो जाता और न जाने क्या कर बैठता। खैर ये बताओ कि अब्दुल की माँ को तुम कैसे जानते हो? मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता था, मैंने कहा, मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि वो किसका बेटा है और उसके वालिदैन जिंदा हैं या नहीं, लेकिन वो सब कुछ जानती थी। उसका शोहर मेरे वालिद का पुराना दोस्त था, चुनाचे उसे वो बातें भी मालूम थी जो मुझे मालूम ना थी, और उसने तुम्हें यही बताने के लिए बुलाया था? शेख ने कहा। मैंने बारी बारी राबिया, मोहसिन और रिजवी साहब की तरफ देखा। मैं ये जानना चाहता था कि सब इंस्पेक्टर शेख को उस खत के बारे में कुछ बताया गया है या नहीं, जिसकी वजह से 3 अफराद भी जाए वारदात पर मर गए थे और उससे पहले भी बहुत से अफराद अपनी जान दे चुके थे। मोहसिन और राबिया बिल्कुल सामने थे और उन पर शेख की नजर भी थी, चुनाचे वो मुझे कोई इशारा भी नहीं कर सकते थे, लेकिन रिजवी साहब टहलते हुए ऐसी जगह पहुंच गए थे कि शेख की पीठ उनकी तरफ थी, मगर वो मुझे देख सकते थे। उन्होंने अपना सिगार जलाते हुए एक उंगली से मुझे वादे इशारा किया, जिसका मतलब मैंने निकाला कि मैं खत की बात ना करूं। वो मुझसे मेरे वालिद के बारे में पूछना चाहती थी, मैंने कहा, क्योंकि बहुत अरसे से उनकी कोई खैरियत नहीं मिली थी और उसे कुछ नहीं बताया गया था। गलत बयानी से आपको कोई फायदा नहीं होगा, शेख ने सपाट लहजे में कहा। मुझे मालूम हुआ है कि उसने तुम्हें कोई खत दिया था। मेरा अंदाजा गलत हो गया। गालबन शेख मुझसे पहले दूसरों के बयानात कलम बंद कर चुका था। इंस्पेक्टर, रिजवी साहब ने बरवक्त मुदाखलत की, वरना मेरा एक बयान सबके बयानात को गलत कर देता। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि वो बोगस और जाली खत था जिसकी कोई अहमियत नहीं थी। ये खत किसी ने वजीर खान के नाम भेजा था और उसमें मुंशी मरहूम से 2000 रुपए बतौर कर्ज मांगे गए थे। हालांकि उस खत की तारीख से अंदाजा होता है खत वजीर खान की मौत के 1 महीने बाद लिखा गया था। मैं वजीर खान की तहरीर भी पहचानता हूँ और उनके दस्तखत भी। शेख ने इस मुदाखलत को पसंद नहीं किया। ये बात एक बच्चा भी समझ सकता था कि रिजवी साहब ने मुझे जवाब देने का मौका नहीं दिया और बिलवास्ता तौर पर मुझे समझा दिया कि खत के मुतल्लक शेख को क्या बताया गया है। अगर उनकी जगह कोई और होता तो शेख यकीनन उसे बेइज्जत कर देता कि सवाल उससे नहीं किया गया तो जवाब उसने क्यों दिया। शायद वो इस हकीकत को भी फर्ज के तकादों पर कुर्बान कर देता कि वो खुद एक मामूली ASI है जिसके मुकाबिल SP है, मगर 2 बातों का लिहाज करके वो खामोश हो गया। एक रिजवी साहब की उम्र का और उनकी नेक नामी का, दूसरा इस बात का कि वो थाने में नहीं हमारे घर में बैठा था और हमने मेजबानी के आदाब का ख्याल रखा था, तो ये खुद ब खुद उसका इखलाकी फर्ज हो जाता था
कि वो मेहमानी के आदाब फरामोश ना करे। मैंने तुमसे कहा था मोहसिन कि वो खत इन्हें दिखा दो। रिजवी साहब ने कहा, बल्कि इन्हें दे दो, ये अपने रिकॉर्ड में शामिल कर लेंगे। जी, मोहसिन ने बड़ी सादतमंदी से कहा। दरअसल वो खत मैं कहीं रखकर भूल गया था। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक खत निकाला। मैंने जानबूझ के किसी तरफ नहीं देखा। मैं जानता था कि जो खत शेख के हवाले किया गया है वो जालसाजी का नमूना है। उस खत के साथ कोई लिफाफा भी होगा। शेख ने खत के मजमून पर निगाह डालने के बाद ज़ेरे लब मुस्कुरा के कहा, लोग अमूमन खत संभाल के रखते हैं और लिफाफे फाड़ कर फेंक देते हैं। मोहसिन ने कहा, बैज इसी खत से तो कुछ साबित नहीं होता कि खत लिखने वाला कौन है और उसने ये खत कहां से डाला है। शेख बोला, खत एक लेटर हेड पर लिखा गया है और उस पर लंदन का पता छपा हुआ है। मोहसिन ने कहा, अगरचे इससे भी साबित नहीं होता कि खत वाकई किसी ने लंदन से लिखा था, क्योंकि पैड तो यहाँ भी छप जाते हैं, मगर तफ्तीश करना पुलिस का काम है। हो सकता है इस पते से कोई कारामद बात मालूम हो जाए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट को जब्त किया। एक जमाना था कि मैंने और मोहसिन ने खुद को बरतानिया में कालों के हुकूक के तहफ्फुज़ का ठेकेदार बना रखा था, खुसूसन हमवतन पाकिस्तानी तलबा के हुकूक का। हमने 3-4 क्लब और अंजुमन किस्म के इदारे बना रखे थे जिनके नाम बहुत मुतासर करते थे। दरहकीकत उनका वजूद कहीं नहीं था, मगर जब भी हमारे नुक्ते नजर से किसी पाकिस्तानी के साथ या हमारे साथ कोई ज्यादती होती थी तो हम मुख्तलिफ अखबारात को बरासले इज्तिमाई करारदादें और प्रेस नोट वगैरह भेज देते थे, जो किसी न किसी अखबार या हफ्त रोजे में शाया हो जाते थे कि पाकिस्तानी तलबा की फलां अंजुमन के एक जबरदस्त जलसे में इस बात की मुजम्मत की गई वगैरह वगैरह। ये उन्हीं में से एक लेटर हेड था। अगर पाकिस्तानी पुलिस दरियाफ्त करती तो खुद लंदन की पुलिस इस पते पर पहुंचने में नाकाम रहती और इस तगोदो से कुछ भी हासिल ना होता। दरअसल अब्दुल की माँ का ख्याल था कि मेरे वालिद बाहर हैं। मैंने कहा, बेटे ने उसी को यही बता रखा था। वो मुझसे मालूम करना चाहती थी कि वजीर खान को लंदन में 2000 रुपए की क्या जरूरत पड़ गई है, क्योंकि ये बहुत छोटी सी रकम और अब्दुल की माँ ये भी नहीं जानती थी कि बाहर से पैसे भिजवाने हो तो क्या करना चाहिए। मेरे लिए इस बयान की सदाकत को तस्लीम किए बिना चारा नहीं। शेख ने खत को फाइल में रखते हुए कहा, अब एक इंतहाई अहम सवाल ये है कि आप लोग वहां कितनी देर ठहरे थे। मुश्किल से 20 मिनट। मोहसिन ने फौरन कहा, यह बात आपको शैला भी बता चुकी है कि हम 10:30 बजे घर आ गए थे। शेख ने नागवारी से मोहसिन की तरफ देखा, मुझे मिस्टर सिकंदर का बयान आप लोगों की मौजूदगी में नहीं लेना चाहिए था। अब तो आप सबका बयान एक हो गया। सवाल मैंने आपसे तो नहीं किया था मिस्टर मोहसिन। आई एम सॉरी, मोहसिन ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा। आपने पूछा था आप लोग, मैं समझा सवाल हम दोनों से किया गया है। उसके बावजूद मजबूरी सूरत हाल नहीं बदलती। शेख ने कहा, आपके लिए साबित करना मुश्किल होगा कि आप वाकई 10:30 बजे लौट आए थे। उसके गवाह सिर्फ घर वाले ही हैं। बाहर का कोई आदमी है जो कह सके कि उसने आपको वारदात से पहले कहीं देखा था। मैं इस सवाल को तफ्तीश का एक लाजमी जुज समझता था, चुनांचे उसके लिए तैयार था। यार मोहसिन, मैंने अचानक कहा, तूने उस्ताद डैडी का जिक्र नहीं किया, वो किस वक्त मिला था? वो मेरा ख्याल है 10 बजे के बाद ही मिला था हमें। मोहसिन ने सोचते हुए कहा, मैं उसका जिक्र करने ही वाला था कि वो यकीनन शेख साहब को बता सकता है कि हम किस वक्त मिले थे। जब हम वापस आ रहे थे इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा, तो हमें उस्ताद डैडी मिल गया था। वो अकेला तांगे में जा रहा था कि उसकी नजर हम पर पड़ गई और उसने हमें भी साथ बिठा लिया। हमने उसके साथ चाय भी पी थी। शेख हैरानी से मुझे और मोहसिन को देखता रहा। ये उस्ताद डैडी क्या चीज है? और आप जैसे शरीफों का ऐसे उस्तादों के साथ उठना बैठना, क्या मानीदार नाम से तो वो मुझे किसी स्कूल का उस्ताद नहीं लगता। क्या करें शेख साहब, मैंने अफसोस से कहा, अपना बचपन का दोस्त था, बस गलत रास्ते पर पड़ गया। कोई बदमाश नहीं है, लेकिन जरा पत्तेबाज है और कभी कभी हाथ की सफाई दिखा देता है। चुनाचे लोंडे उसे उस्ताद डैडी कहने लगे हैं। और तुम्हारे ये उस्ताद कहाँ मिलेगा? शेख ने बेबसी से कहा, अब ये जरूरी हो गया है कि मैं उसका बयान अलहदगी में लूं, क्योंकि उसकी गवाही बहुत अहम है। आज तो उसका मिलना मुश्किल है। मैंने कहा, वो रावलपिंडी गया हुआ है, बरी इमाम शाह के बाजार पर मन्नत मानने की बात कर रहा था। कल परसों तक आ जाएगा। मुझसे उसने यही कहा था। तुम उसका पता तो बता सकते हो? शेख बोला, लाहौर में वो कहाँ रहता है ये भी हमें मालूम नहीं है। मैंने कहा, एक तो उसके ठिकाने बदलते रहते हैं, फिर ये कि हम भी बस रस्म और राह निभाते हैं। ऐसे ही सरे राह मुलाकात हो जाती है तो हो जाती है, उसके घर जाने का इत्तफाक नहीं होता। वेरी गुड मिस्टर सिकंदर, शेख ने हंसते हुए कहा, इत्तफाक में बड़ी बरकत है। इसका अमली मुजाहिरा मैंने आज यहाँ देखा। झूठ सच का पता चलाना अदालत का काम है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि आप सब लोगों के बयानात में कोई तजाद नहीं है। ये बड़ा अच्छा टीम वर्क था। ऐसा ही शेख राबिया ने पहली बार लब खोले। बयान के दौरान में मैंने कहीं दखल नहीं दिया और मेरे मुवक्किल ने आपके किसी सवाल का जवाब देने से इनकार नहीं किया, लेकिन अब मैं बोलने पर मजबूर हूँ, क्योंकि आप बयान लेने के बाद बयान पर तबसरा भी फरमा रहे हैं, जो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इसके अलावा आप नाम लिए बगैर सबकी दयानतदारी पर शुबे का इजहार कर रहे हैं, जिसका आपको कोई हक हासिल नहीं है। इससे आपकी अपनी गैर जानिबदारी मशकूक हो जाती है। आपको कुछ और पूछना है? नहीं मैडम, शेख ने फाइल संभाल के तन से कहा।
अगर मेरे अल्फाज से गलत मफहूम निकलता है तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैं अपने अल्फाज वापस भी ले सकता हूँ। उठ कर खड़ा हो गया। सिट डाउन, रिजवी साहब ने मुदाखलत करते हुए कहा। फर्ज शनासी बड़ी अच्छी चीज है और मैं इसकी कदर करता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम्हारे रवैये में एतमाद की लचक नहीं है। मुझे ये बताओ कि जिस वक्त तुम मेरे घर आए थे और तुमने मुझे सिकंदर के बारे में दरियाफ्त किया था तो मैं तुमको यहाँ ले आया था। क्या ये नहीं हो सकता था कि मेरा अर्दली तुमको बाहर ही से रुखसत कर देता? मैं ये कह देता कि मुझे मालूम नहीं है और बात करनी है तो कल दफ्तर में आ जाना। शेख फिर बैठ गया। मैं आपके रवैये से मुतासर हुआ हूँ रिजवी साहब, लेकिन आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि फर्ज के तकादे बहरहाल नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। ये गलती तो तुमसे पहले सरदर्द हो चुकी है। रिजवी साहब ने कहा, क्या फर्ज का तकादा ये नहीं था कि तुम अब्दुल का फोन मिलने के बाद टेप की हिफाजत का माकूल इंतजाम पहले करते? ये भी तो हो सकता था कि तुम टेप को मुकफ्फल कर जाते या अपने साथ ले जाते। लेकिन सर, मैंने कोशिश की थी कि तहरीरी बयान पर दस्तखत भी हासिल कर लूं, और हासिल क्या हुआ? रिजवी साहब ने कहा, ना खुदाई मिला ना विसाले सनम। अब तुम्हारे पास वो टेप है और ना कोई दस्तखत शुदा बयान, वरना तुम्हारे पास कम से कम एक चीज तो होती जिसे अदालत में पेश किया जा सकता। उस पर एक शख्स की जिंदगी और मौत का इन्हिसार था, और उसके ना होने से क्या नुकसानात होंगे ये अंदाजा तुम खुद भी कर सकती हो। लेकिन सर, मैंने वो टेप एक जिम्मेदार शख्स के सपुर्द किया था। शेख की पोजीशन खराब होने लगी थी, और उस एडिट जिम्मेदार शख्स ने क्या किया? रिजवी साहब अब वाकई गुस्से में थे। तुमने क्या किया? उस मुहर्रर की रिपोर्ट भेजो मेरे पास और उसे कहो कि अपने आप को मुअत्तल समझे। उसे बता दो कि अब वो एक ही सूरत में बच सकता है कि वो सच बोले और जो कुछ हुआ है अदालत में बयान कर दे। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं देख लूंगा कि नौकरी उसकी जाती है या मीर मोहम्मद की। लेकिन उसने जानते बूझते हकीकत का एतराफ करने से गुरेज किया और सिकंदर की जमानत मंसूख हुई तो उसका अशर बहुत बुरा होगा। यस सर। शेख ने खड़े होकर सल्यूट किया। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। रिजवी साहब का गुस्सा उसके चले जाने के बाद भी कम नहीं हुआ। बहुत फर्ज शनासी की बात करता है बेवकूफ। यह नहीं देखता कि कोताही कितनी बड़ी हुई है। जब एक शख्स टेलीफोन पर खुद बता रहा है कि मैं मरने वाला हूँ तो उसका बयान जरूर लिखो, मगर यह भी तो सोचो कि दूसरे नताइज क्या निकल सकते हैं। आदमी को हर तरफ देखना चाहिए और तमाम इम्कानात को मद्देनजर रखना चाहिए। मगर तुम नौजवान लोग अकल की बजाय जोश और जज्बात से काम लेते हो। वो अचानक मेरी तरफ मुड़े। ये मीर मोहम्मद वही है ना जिसने तुम पर तशद्दुद किया था? उसने टेप गायब किया होगा तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं। जी, मैंने कहा, बहुत कीना परवर और कमीना आदमी है और मेरे मामले में उस पर किसी का दबाव भी है। कोई ASP है, मैं समझ लूंगा उससे। रिजवी साहब ने बैठते हुए कहा, अब उसे फैसला करना पड़ेगा कि वो नौकरी करना चाहता है या वो टेप वापस करना चाहता है। हो सकता है उसने टेप तबाह कर दिया हो या साफ कर दिया हो। राबिया ने कहा, ऐसी सूरत में वो इंतखाब के हक से भी महरूम हो जाएगा। रिजवी साहब ने कहा, उसके खिलाफ शेख भी गवाही देगा और वो मुहर्रर भी। उनके इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर छोड़ो इस बात को, खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे एक कप चाय पिलाओ, फिर मैं चलता हूँ। राबिया उनके लिए चाय लेने चली गई तो मैंने कहा, अंकल रिजवी, मैंने उस दूर दराज इलाके में ये गुमनाम सा मकान शैला की हिफाजत के लिए लिया था, मगर अब ये भी महफूज नहीं रहा। ये पता पुलिस के रिकॉर्ड पर आ जाएगा तो सबको मालूम हो जाएगा। तुम लोगों ने भी मुझे कम परेशान नहीं किया है। रिजवी साहब ने खफकी से कहा, कुछ तो तकदीर ने तुम्हारे खिलाफ चक्कर चला रखे हैं और कुछ तुम्हारे दुश्मनों ने, लेकिन खुद तुम भी अपनी अक्लमंदी से अपनी मुश्किलात में इजाफा करते हो। आखिर क्या जरूरत थी इस नकले मकानी की? क्या मेरे पास जगह कम थी या तुम्हें ये एहसास था कि तुम मुझ पर बार हो या वहां महफूज नहीं हो? ऐसी तो कोई बात नहीं थी अंकल। मोहसिन ने वजाहत की कोशिश की मगर कुछ नहीं। उन्होंने मोहसिन की बात काट दी। अपना सामान आज ही यहाँ से उठाओ और वापस चलो। वो पूरा सर्वेंट क्वार्टर शैला और उसकी माँ के लिए काफी होगा। कांस्टेबल अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेगा और राबिया हस्बे साबिक रहेगी और तुम दोनों को एक कमरा मिल जाएगा जहां तुम मेरी निगरानी में रहोगे। तुम दोनों ने अपने आप को बहुत आजाद और खुद मुख्तार समझ लिया है, इसलिए कि एक का बाप मर गया और दूसरे का बहुत दूर इस्लामाबाद में बैठा है। उनका मूड बहुत खराब था। एक तरफ दोस्ती के रिश्ते से ये अखलाकी जिम्मेदारी आयद होती थी कि वो जिस हद तक भी हमारा ख्याल रख सकते हो और रखें, दूसरी तरफ कानून के मुकाबले में वो अपनी मजबूरियां भी समझते थे और इस ख्याल से बहुत परेशान थे कि खुदा न खासा मुझ पर इस्तगासा के दोनों गवाहों के कत्ल का इल्जाम आ गया तो क्या होगा। वो चाय पीकर रुखसत हो गए तो मैंने और मोहसिन ने इत्मीनान का सांस लिया। उनके हुक्म से सरताबी मुमकिन न थी और वैसे भी ये घर अब महफूज नहीं रहा था। राबिया और मोहसिन ने भी इत्तफाक किया कि इन हालात में हमारे लिए कोई और जाए पना नहीं है और फिलहाल हमें रिजवी साहब की मेजबानी को मजबूरी या जरूरत समझते हुए कबूल करना पड़ेगा। शैला की अपनी कोई राय नहीं थी। मुर्दा बदस्ते जिंदा, उसे हमारा हर फैसला कबूल था। उसी रोज शाम तक मुंतकिली का सारा काम मुकम्मल हो गया, जिसमें अमली तौर पर मैंने कोई हिस्सा नहीं लिया। मोहसिन, राबिया और शैला ने वो सामान फिर बांधा जो अभी पूरी तरह खुला भी ना था। फिर मोहसिन एक ट्रक और चंद मजदूर लेकर आया, जिन्होंने जरा सी देर में सब सामान लाद दिया और सूरज गुरूब होने से पहले रिजवी साहब की कोठी में उतार दिया।
हमारा इम्साया कांस्टेबल रात को ड्यूटी से फारिग होकर वापस लौटा तो ये देखकर सख्त मायूस हुआ कि अरब के ऊंट की तरह हमने उसे बाहर निकाल फेंका है। उसने तो हमारे जूते तक पॉलिश किए थे क्योंकि हमने उसे थानेदार बनवाने का वादा किया था। हमने उसे यकीन दिलाया कि हमारे अज़ाइम गासबाना और बद नीति पर मबनी नहीं है, बल्कि ये सब रिजवी साहब के हुक्म से हुआ है। वही से मुतमईन नहीं हुआ और फरियाद लेकर रिजवी साहब की खिदमत में हाजिर हुआ, मगर रिजवी साहब ने उसे कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी रिहाइश के लिए साथ वाली कोठी के सर्वेंट क्वार्टर में एक कमरे का इंतजाम हो गया है। मुतमईन वो फिर भी नहीं हुआ, मगर तामील के सिवा उसके पास कोई चारा ना था। वो खून की घूंट पीकर और हमसे सख्त बदअनों के रुखसत हुआ। उस वक्त तक शैला ने अपने नए घर में सामान को ठिकाने से रखने का इंतजाम मुकम्मल कर लिया था। जो कमरा में दिया गया था वो घर के आखिरी हिस्से में था और बच्चों का बेडरूम था। नतीजे में बच्चों को उस कमरे में मुंतकिल किया जो पहले मेहमानों का कमरा कहलाता था। मोहसिन ने मेरी तवज्जो इस समर की तरफ मबजूल कराई कि इस सारे इंतजाम का मकसद ये है कि हमारी नकलो हरकत पर नजर रखी जाए, वरना यह भी हो सकता है कि बच्चों को उनके कमरे में रहने दिया जाता और हमें मेहमानों वाला कमरा दे दिया जाता। अब हम शरीफाना रास्ता इख्तियार करके बाहर जाते तो ये नामुमकिन था कि रिजवी साहब या उनकी बेगम को मालूम ना हो। दूसरा तरीका खिड़की को दरवाजे के तौर पर इस्तेमाल करने का था। उसमें भी ये खतरा बहरहाल था कि हमारी अदम मौजूदगी का राज किसी भी वक्त अफशा हो जाए। मोहसिन ने इस ख्याल का इजहार भी किया कि रिजवी साहब जालिम समाज बन के मुझे और राबिया को ज्यादा से ज्यादा फासले पर रखना चाहते हैं, और मैंने उसको जबरदस्त फिल्मी जवाब दिया। रात के खाने पर रिजवी साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने बड़ी मुसर्रत का इजहार किया और हमारी सादत मंदी की तारीफ की। उनसे ज्यादा खुशी बेगम रिजवी को थी कि वो अकेली नहीं रही और राबिया के अलावा अब शैला भी उनकी रफीके तन्हाई हो गई है। शैला खुद खामोश थी क्योंकि वो इस माहौल में अजनबी थी। शायद उसे ये एहसास भी था कि जो इख्तियार उसे पहले अपनी जिंदगी पर था वो अब नहीं रहा। अपने गुलबर्ग वाले मकान से निकलना उसे रास नहीं आया था और उसका कोई ठिकाना मुस्तकिल ना रहा था। शैला की माँ उससे ज्यादा परेशान थी, जिसकी समझ में नहीं आता था कि उसके इकलौते बेटे अदनान के जाते ही हालात में ये कैसा इनकलाब आ गया है और उसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह क्यों ले जाया जा रहा है। वो शैला की हकीकी माँ भी नहीं थी कि उस पर हुक्म चला सकती या उससे वज़ाहत तलब कर सकती। उसका मफलूज वजूद अमली जिंदगी की जिद्दोजहद में आगे बढ़ने वालों के लिए ऐसा बारे गिरां था जिसे उतार कर फेंका भी नहीं जा सकता था। वो अपनी मजबूरियों को भी समझती थी और दूसरों की मजबूरी को भी, चुनाचे वो बेबस थी। रात को फुर्सत मिलते ही मैं और मोहसिन अपने कमरे में सोने के लिए पहुंचे तो हम में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। हमने राबिया से चाय की फरमाइश की और अपने अपने बिस्तर पर लेटकर सिगरेट के धुएं को छत की तरफ उठाकर फजा में तहरील होता देखते रहे। आज कितने दिन हो गए हैं मेरा अपने घर से कोई राब्ता नहीं। मोहसिन ने अचानक कहा, मालूम नहीं फौजिया कैसी है, सबसे ज्यादा वही मुझे याद करती होगी। देख मोहसिन, अब भी वक्त है। मैंने उठकर बैठते हुए कहा, तू अपने घर लौट जा। वालिदैन के हुकूक मुझसे ज्यादा हैं, मैं उनके हुकूक तस्लीम करता हूँ। मोहसिन ने कहा, और वक्त आएगा तो मैं अपने फराइज में कोताही नहीं करूंगा, लेकिन इस वक्त मैं किसी को छोड़कर नहीं जा सकता, ना तुझे, ना राबिया को और ना शैला को। हम सब एक दूसरे के जिम्मेदार हैं और जब राबिया या शैला औरत होने के बावजूद पीछे हटने के लिए तैयार नहीं तो मैं कैसे भाग जाऊं। तेरे पास वो केस तो महफूज है ना जिसमें हमने डिसल्वा और चौधरी दिलावर की गुफ्तगू रिकॉर्ड की थी। मैंने कहा, हाँ वही तो हमारे पास एक मौसर हथियार है। मोहसिन ने उठते हुए कहा, कम से कम डिसल्वा के खिलाफ। अभी तक उनमें से किसी को मालूम नहीं कि हमने सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली थी। मैंने कहा, हाँ लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। मोहसिन ने अपने ब्रीफ केस में से केस निकाला। उन्होंने अंदाजा जरूर कर लिया होगा कि जब हम दो तरफा मवासलाती राब्ता कायम कर सकते हैं तो उनकी आवाज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आए। जहां तक मुझे याद पड़ता है चौधरी दिलावर ने ऐसी कोई बात नहीं की थी जो बाद में उसके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती, लेकिन डिसल्वा ने पूरी तरह एतराफ जुर्म कर लिया था। अब ये जरूरी है कि उसे अपनी आवाज सुनवाई जाए और फिर उसका रद्द-ए-अमल देखा जाए। मोहसिन बोला, रद्द-ए-अमल क्या होगा? मैंने कहा, वो बुज़दिल आदमी है, या तो दिलावर का साथ छोड़ने पर मजबूर होगा या फरार पर। लेकिन दिलावर का साथ छोड़ के वो जाएगा कहाँ? मोहसिन बोला, मैं ये फर्ज नहीं कर सकता कि वो हमारे साथ मिलकर हमारे दुश्मनों के खिलाफ सफ आरा हो जाएगा। उसके लिए बचने की एक ही सूरत है कि वो गायब हो जाए। वो दिलावर से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता और हम उस पर एतमाद नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि हम उसे ये केस सुनवाएं और धमकी दें कि उसकी एक नकल दिलावर को अरसाल कर दी जाएगी। उसके बाद वो क्या करेगा? मेरा ख्याल है वो दिलावर की खिदमत में हाजिर होकर रोए पीटेगा कि किस तरह हमने जबरन और तशद्दुद से उसे बोलने पर मजबूर कर दिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा, दिलावर कभी उसे मजबूरी के उज़र से माफ नहीं करेगा। उसका एतराफ जुर्म गद्दारी के मुतरादिफ समझा जाएगा, जिसकी सजा मुजरिमों के ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक सिर्फ मौत है। ये बात खुद डिसल्वा भी अच्छी तरह जानता होगा और मैं ये समझता हूँ कि दिलावर थोड़ी सी अक्लमंदी से काम ले तो डिसल्वा का पत्ता साफ कर सकता है।
हालात और वाकयात की शहादत से साबित होता है कि डिसिल्वा ही दिलावर को अपनी गाड़ी में ले गया था और उसे कत्ल करने की कोशिश की थी। अगर दिलावर भी यही कह दे तो डिसिल्वा कैसे बचेगा? तेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक है, मोहसिन ने फिर कहा। दिलावर जानता है कि वो तुझे मुल्जिम साबित नहीं कर सकता। उससे कहीं ज्यादा आसान ये है कि मुल्जिम डिसिल्वा को बना दिया जाए, मगर उससे दिलावर को क्या फायदा होगा? ज्यादा से ज्यादा डिसिल्वा को 2-4 साल कैद की सजा हो जाएगी, मगर उससे ये खतरा नहीं है कि डिसिल्वा दुश्मन हो जाए तो सारी पोल खोल दे और दिलावर का बेड़ा भी गर्क कर दे। उसे और भी बहुत सी ऐसी बातें मालूम है जो किसी को भी मालूम नहीं है। अब तक हर कारोबार में और हर जुर्म में बराबर के शरीक रहे हैं। उन दोनों के लिए हर हाल में एक दूसरे का साथ देने के सिवा चारा नहीं है। वो एक दूसरे के दुश्मन भी नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये केस हमारे किसी काम नहीं आ सकता। मैंने सोचते हुए कहा, नहीं, काम क्यों नहीं आ सकता? मोहसिन ने कहा, हो सकता है वो खुद इसी केस की वजह से मुसालत या कोई सौदा करने पर मजबूर हो जाएं। वो पहले जैसी सूरत हाल नहीं है। वो अपनी बदमाशी के बल पर हमसे ये केस हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने कहा, या डिसिल्वा डबल गेम खेल सकता है। एक केस तो एक नेगेटिव की तरह होता है, मोहसिन ने कहा। इससे कई नकलें बनाई जा सकती हैं और चौधरी दिलावर एंड कंपनी को बताया जा सकता है कि यह कोशिश बेसुध है, क्योंकि हमारे पास इसकी 10 कापियां मौजूद हैं जिनसे हम मजीद 100 या 1000 कापियां बना सकते हैं और हमें बना लेनी चाहिए। मैंने कहा, अभी तो हमारे पास सिर्फ फसल है। इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमें खारिज करनी है, मोहसिन ने कहा, जिनका ना होना ही बेहतर है, मगर जरूरी है कि उसे हम एक बार सुनकर देखें इसी वक्त। इस वक्त तो मुश्किल है। अभी राबिया चाय लेकर आएगी तो उसे कहेंगे कि टेप रिकॉर्डर ढूंढ लाए। मैंने कहा, खुद हमने कोशिश की तो अंकल रिजवी फौरन शक में मुब्तला हो जाएंगे और यह केस उनके हाथ लग गया तो बहक्के सरकार जब्त हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि तू इसे वापस रख दे। उसी वक्त राबिया चाय लेकर अंदर आई। तुमने तो मुझे भी मुश्किल में डाल दिया था। वो ट्रे मेज पर रखकर बोली, अंकल पूछ रहे थे कि इस वक्त चाय पीने की क्या तुक है? तुम लोगों को सो जाना चाहिए। मैंने सर दर्द का बहाना किया। किसके सर दर्द का? मोहसिन ने कहा, अपने या सिकंदर बख्त के। राबिया ने आंखें निकाल के उसकी तरफ देखा। ये क्या है? उसने केस की तरफ इशारा किया जो अभी तक मोहसिन के हाथ में था। ये एक केस है। मोहसिन ने उसे इतला की और इस पर लिखा है प्यार भरे 2 गाने। अगर आप दोनों सुनना या गाना चाहें तो टेप रिकॉर्डर ले आएं। मैं यहाँ से दफा हो जाता हूँ। आप इधर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ तशरीफ ले जाइए। राबिया ने जवाब दिया। वहाँ एक खातून है मिस शैला, उनके पास टेप रिकॉर्डर है। आप दोनों शौक फरमाइए। वो बैठकर चाय बनाने लगी। आइडिया मिस्टर मोहसिन शेरवानी। मैंने कहा, यह ख्याल तो हमें आया ही नहीं था कि टेप रिकॉर्डर शैला के पास भी है। गालबन वो सो चुकी है। मोहसिन ने खिड़की से झांक कर देखा। थक गई होगी सारा दिन की मसरूफियत में। मुझे तो डर है कहीं वो नर्वस ब्रेक डाउन का शिकार ना हो जाए। राबिया ने कहा, उसके आसाब इतने मजबूत नहीं है। पहले अदनान की मौत का सदमा था, फिर उसे ये झूठ निभाना पड़ा कि अदनान जिंदा है। दिशलवा की वजह से उसके घर में कुछ तो खून हुआ और अब वो किसी मफरूर मुजरिम की तरह रोपोश रहने पर मजबूर है। जज्बाती दबाव की एक वजह अदनान की माँ है, जो ना जिंदों में है और ना मुर्दों में। मसरूफियत में आसाबी दबाव कम हो जाता है, लेकिन वो घर में कैद रहती है। तुम इतने बेइस हो कि तुम्हें उसकी परवाह ही नहीं है। वो मोहसिन को मुखातिब होकर बोली, वरना तुम तो उसका सहारा बन सकती हो। नहीं बीबी, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये जिम्मेदारी कबूल नहीं कर सकता। उसकी वजह सिकंदर जानता है। मैं अपने वालिदैन का भी एक ही बेटा हूँ। अगर मेरा एक भाई और होता तो बड़ा अच्छा था। मैं बैक वक्त माँ बहन और बाप की उम्मीदों का मरकज ना होता और वक्ती तौर पर उनको नाराज करना भी मंजूर कर लेता। मेरे वालिद बहुत माकूलियत पसंद है, लेकिन फौजिया एक बेवकूफ, इंतहाई कम हिम्मत और कमजोर लड़की है। उसमें किसी जज्बाती बोरान का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी। चुनाचे एक मरतबा वो अपनी जिंदगी का खात्मा करने की बुज़दिलाना कोशिश कर चुकी है। हालांकि उसे मालूम था कि उसकी माँ अब सिर्फ 3 महीने की मेहमान है। 3 माह कबल जब डॉक्टरों ने मुत्तफिका तौर पर टर्मिनल कैंसर की तशखीस की थी और हतमी फैसला दिया था कि वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने जिंदा रहेंगी, तो हम सब ने अहद किया था कि उनकी जिंदगी के बकिया याम में उनको ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करेंगे। मगर वो इस अहद को भूल गई। वो मर जाती तो मम्मी की जिंदगी और मुख्तसर हो जाती और डैडी अकेले रह जाते। ये बात शायद मम्मी को भी मालूम हो गई है कि डैडी बहुत जल्द अकेले रह जाएंगे। मेरा ख्याल है हर मरीज को उसकी छठी सब कुछ बता देती है। शायद तीमारदारों के मोहतात रवैये में या उनकी ज़ाहिरी इत्मीनान में कोई बात ऐसी होती है जो उनके झूठ की पोल खोल देती है, या लाइल्मी में सच सामने आ जाता है। अब वो कोशिश कर रही हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर बहू ले आए। जिनकी मोहलत देती तो वो इतनी जल्दी ना करती, मगर वो चाहती हैं कि बाद में कोई डैडी का ख्याल रखने वाला होना चाहिए। फौजिया को मिलाकर अपने घर जाना है और मुझे इतला तो नहीं मिली, मगर मेरा अंदाजा है कि अब वो फिर प्रोफेसर अय्याज ही का सहारा लेंगी। मालूम नहीं ये चिराग दीन बीच में क्यों आ गया था। इसने मम्मी को गुमराह किया और अपनी तरफ से उन्होंने बेटी के लिए वो सब खुशी खरीद ली थी जो चिराग दीन की दौलत दे सकती थी, जो प्रोफेसर अय्याज की शराफत, इल्मियत या मोहब्बत नहीं दे सकती थी। उनका नुक्ते नजर गलत था, मगर अच्छा हुआ खुद हालात ने ये बात उन्हें समझा दी।
अय्याज ने यकीनन अपनी तदलील महसूस की होगी, मगर वो कम ज़रफ़ आदमी नहीं है। वो उसका बदला फौजिया से नहीं लेगा, वो फौजिया को खुश रखेगा। और तुम्हारे बारे में क्या फैसला किया गया है? राबिया ने कहा। उस पर यह इंकशाफ पहली बार हुआ था, चुनाचे वो तस्वीरें हैरत बनी हुई थी। मम्मी ने तुम्हारे ये किसको शरीके हयात मुंतखब किया है? मुझे नहीं मालूम, मोहसिन ने कहा। पहले किसी डिप्टी की सेक्रेटरी लड़की थी। चिरागदीन स्कैंडल में वो बात खत्म हो गई। खुद लड़की वालों ने इनकार कर दिया और मुझ पर बड़ा एहसान किया।